विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, हमारे भोरंज के विधायक सुरेश कुमार जी, हमारे हमीरपुर के विधायक आशीष जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू जी, हमारे इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा जी, मंजीत डोगरा जी पूर्व विधायक, हमारे सिविल सप्लाई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विक्रम शर्मा जी, सभी पूरे विधानसभा क्षेत्रों से आए हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आए हमारे आपदा पीड़ित परिवार के सदस्य, सभी पत्रकार बंधुओं, 11 महीने पहले इस प्रदेश की बागडोर जब मुझे सौंपी गई थी, उस बागडोर को संभालने से पहले रिज मैदान पर जब मैंने शपथ समारोह में भाग लिया, मेरे मन में एक विचार हमेशा से रहा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी माता को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है, अनाथ आश्रम में रहते हैं या अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी परंपरा होती है कि सचिवालय में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी आपका स्वागत करते हैं। मैं सचिवालय नहीं गया और शिमला के टूटी गंडी में बालिका आश्रम गया, उन बेटियों से मिला जिनके ना माता थी ना पिता थे, और उनकी भावना को मैंने देखा और उनसे कुछ सीखा। उस समय मैंने निश्चय किया कि समाज के ये लोग कहीं पिछड़ ना जाए, इन्हें इनका अधिकार मिलना चाहिए। और तकरीबन 5-6 महीने लगातार बैठकें करने के बाद अक्टूबर मास में हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया और इस योजना से 4000 हिमाचल के बच्चों को लाभ मिलेगा। यह हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसमें उनको अधिकार दिया गया है कि अगर आप अपने माता जी को खो देते हैं, पिताजी को खो देते हैं, सरकार तुम्हारा ध्यान रखेगी और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। मुझे खुशी इस बात की है, मैं पूरे जिलों में जाकर जब इन बच्चों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ और आज उस योजना के एक बच्चे को जिसके पास जगह नहीं थी, उसके लिए 2 विश्व जगह का प्रबंध करके हमने जब उसके नाम पर किया, इससे ज़्यादा मुझे अत्यंत प्रसन्नता और क्या होगी। उसे घर बनाने के लिए भी 3 लाख रुपया दिया जाएगा, उसे शादी करने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। ये एक ऐसी योजना है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, जिसमें 27 साल तक अगर कोई अनाथ बच्चा पढ़ना चाहेगा, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और 4000 रुपया हर महीने पॉकेट मनी भी देगी। और पढ़ने के बाद अगर अपनी कोई योजना से कार्य शुरू करना चाहता है तो उस कार्य के लिए सरकार 2 लाख रुपए का धन भी उपलब्ध करवाएगी और मकान के लिए जगह भी उपलब्ध करवाएगी। जब कोई योजना धरातल पर उतरती है, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होती। मैंने सचिवालय जाकर जब हालत देखे उसके बाद तो मेरे पास आंकड़े आए। प्रदेश की जनता पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ था। जब अधिकारी आंकड़े दे रहे थे तो मैं उसमें गौर से देख रहा था। सभी फाइनेंस के अधिकारी बैठे थे और कह रहे थे कि हमने 6 पे कमीशन तो लागू कर दिया, लेकिन जितने सरकारी कर्मचारी है और पेंशन भोगी कर्मचारी है, उनके 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी आप पर है। तो 75,000 करोड़ और 10,000 करोड़ 85,000 करोड़। उसके बाद
1100 के करीब संस्थान खोले गए, 800 के करीब शिक्षा संस्थान खोले गए, हेल्थ का संस्थान खोले गए। कहा कि इनको अगर शुरू करना है आपने, तो एक तो आपके पास ना तो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, ना ही स्कूलों को चलाने के लिए टीचरों की नियुक्ति हुई है, और इनको खोलने के लिए भी आपको तकरीबन 5000 करोड़ रुपया और चाहिए। मैंने बोला खोल दो, कहते कि पैसा दे दो। मैंने बोला आप निकालिए, ये तो कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर बीजेपी की सरकार आती तो वो कैसे चलती। उन्होंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार थी और यहां भी, उन्हें हम कर्जा देते। और मैंने पूछा उनसे कि आगे की क्या स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगले महीने कर्मचारियों को पे देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्या हाल है हिमाचल प्रदेश का। उन्होंने कहा 14,000 करोड़ रुपए का पिछली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने कर्ज उठा लिया है, और अभी आपको अगर इनको पेंशन देनी है और रोजमर्रा के काम करने तो आपको कर्ज उठाना पड़ेगा। हमने कहा आप कर्ज उठाइए। उसी दिन से मैं सोचने लग गया, रात के 12-12 बजे तक मैं बैठ के करता रहा कि कैसे अपने राजस्व को बढ़ाया जाए। दिन रात हमने मेहनत की, और बजट हमने जब प्रस्तुत किया, उस बजट में हमने एक दिशा तय की। आज सत्ता में बैठे लोग रूटीन की सरकारें चलाते आ रहे हैं, ये आया वो गया। मैंने कहा नहीं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बजट प्रस्तुत करते हुए कई बैठकें हुई, अधिकारियों से बैठकें हुई, बैंकर से बैठकें हुई, किस प्रकार हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो, उस दृष्टिकोण से बजट बना। और आपने देखा जब हमने बजट प्रस्तुत किया, उसमें हमने ये कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आने वाले 4 सालों में पैरों पर खड़ा करेंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। अब कैसे बना जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम तो एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। परिवार ने, किसी ने राजनीति नहीं की। एक आम कर्मचारी, एक जमींदार का बेटा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो आपका दर्द मेरे सीने में था। हमेशा गरीबों की पीड़ा मेरे दिल और दिमाग में रहती थी। मैंने इस दृष्टि को पाया और राजस्व बढ़ाने के संसाधनों को ढूंढना शुरू किया। पाया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से सत्ता में थी, सबसे पहले तो हमीरपुर के लोग मिले, युवा पे लोग मिले कि हम मेरिट लिए है, +2 में मेरिट है, ग्रेजुएशन में मेरिट है, एमए में मेरिट है। हम क्लर्क का एग्जाम तक पास नहीं कर रहे जबकि हमारे पेपर सब बहुत अच्छे हुए हैं। हम लेक्चरर का एग्जाम पास नहीं कर रहे जब तक कि हम सब पेपर अच्छे हुए हैं। फरवरी में मैंने जाल बनाया कि ऐसा क्या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो मेरिटोरियस बच्चे, गरीब माँ बाप के योग्य बच्चे जो सिलेक्ट होने चाहिए थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, और ऐसे बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं जिन्हें लिखना तक नहीं आता था। जाल बुना, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिक रहे थे और ऐसे युवा साथियों को रोजगार मिल रहा था जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, और मेरिटोरियस गरीब माँ बाप के बच्चे उस जॉब से महरूम हो रहे थे। और जब ये पाया गया तो ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार से चल रहा था। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। अधिकारियों ने मेरे को कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। मैंने कहा मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको आप कानून की दृष्टि से देखिए, इसे भंग कीजिए। यही नहीं, ये सरकार कैसे पिछली चलती रही भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ, पुलिस की भर्ती में घोटाला होने के बाद कोई इंक्वायरी तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार को तो 11 महीने हुए,
अभी पता लगा लाखों लोगों का, लाखों हजारों हमारे हिमाचल के लोगों का क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा है, वो भी कम से कम 2-2.5 हजार करोड़ का घोटाला है। मैंने माइनिंग के क्रैशर बंद किए, सिर्फ रिवर में 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोगों ने हल्ला किया। हमने कहा जिसके कागज पत्तर पूरे हैं, माइनिंग लीज पूरी है, अगर उसका माइनिंग प्लान पूरा है, उसको चलाने की अनुमति है, तो कई जिलों में ये कोई भी अनुमति नहीं थी और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हमें इसमें पता लगा। हमने कहा इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। इस प्रकार की सरकार जब पिछले 5 साल सत्ता में रही तो इस प्रकार की आर्थिक बदहाली हिमाचल प्रदेश में आई। हमने फैसले किए, शराब की ठेकों की नीलामी 4 साल तक नहीं होती रही। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की और तकरीबन 400 रुपए का अधिक राजस्व पिछले 4 साल से ज्यादा हमने कमाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने राजस्व को कैसे बढ़ाना है, आम आदमी पर टैक्स ना लगे, गरीब आदमी की जेब से पैसा ना खींचा जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 75 साल के इतिहास में हम पहली बार अपने राजस्व में इस साल 1 साल के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने जा रहे हैं। ये कमाई का पैसा किसके काम आएगा? ये कमाई का पैसा किसान के काम आएगा, महिलाओं के काम आएगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके काम आएगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। हमने दिशा दी है। फिर धीरे 3-4-5 महीने बाद बरसात आई। 7 जुलाई को मैं हमीरपुर जिला में था। पता लगा कि कुल्लू में तबाही मची है। 9 तारीख को मैंने हमीरपुर से ही बैठक की और 9 के ही शाम को मैं कुल्लू पहुंच गया। देखा सब जगह हाहाकार था, ना लाइट थी, ना पीने के लिए पानी था। हमने दिन रात मेहनत की, कर्मचारियों को दूसरे जिलों से बुलाया और 48 घंटे में कुल्लू जिला में लाइट का भी प्रबंध किया और पीने का पानी का भी प्रबंध किया। यही नहीं, हम मेहमान को अपना भगवान की तरह समझते हैं। 75,000 पर्यटक पूरे देश के फंसे हुए थे। 15,000 गाड़ियां रास्ते के टूटने के कारण कुल्लू और मनाली कसोल में फंसी हुई थी। पूरे दिन टीवी पर ये चल रहा था। पूरे दिन बड़े से बड़े मिनिस्टर्स के मुझे फोन आ रहे थे कि हमारा बच्चा यहाँ फंसा हुआ, इसे निकाल लीजिए। पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, सबकी मेहनत और सब लोगों के नेताओं की मदद से हमने उन पर्यटकों को निकाला। अभी हम इस आपदा से उबर ही रहे थे कि 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में ऐसी तेज बारिश आई कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमने 15 अगस्त कुल्लू में मनाना था। मैंने कहा सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया और दिन रात मेहनत करके हमने पाया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर हुआ आया है जिसको हमने कभी 50 साल पहले कभी नहीं देखा था। इतिहास की सबसे बड़ी तबाही इस प्रदेश में हुई। मैं हमीरपुर जिला के बड़सर में गया, इंद्रदत्त लखनपाल जी मेरे साथ थे। एक जगह तो जमीन में कोई 50-50 फुट खाई ही बन गई, घर ही दब गया। पूरे हिमाचल प्रदेश का हमने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग चीखते रहे कि विधानसभा सत्र बुलाइए। ये भी कह रहे थे कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं और इस आपदा के लिए लोगों के लिए मदद मांगते हैं। हमने कहा अगर हम अभी सत्र मनाएंगे तो पुलिस के कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी सब उस विधानसभा सत्र की तैयारी में लग जाएंगे। सवालों का जवाब देना होता है, सुरक्षा व्यवस्था देखनी होती है, लेकिन नहीं, वो चीखते रहे। हमने सत्र बुलाया, विधानसभा का सत्र था। भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित से संबंधित प्रस्ताव लाया, सरकार ने भी लाया। स्पीकर महोदय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। आपदा पर 3 दिन चर्चा हुई। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आपदा में, और जब हमने कहा कि इस प्रस्ताव के समर्थन में आप खड़े होइए
अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करना है तो स्पेशल पैकेज के रूप में आप खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 दिन तक चर्चा में भाग करते रहे, लेकिन उस प्रस्ताव में जो गरीब आदमी के समर्थन में प्रस्ताव लाया था, जो आपदा प्रभावित परिवारों के समर्थन में प्रस्ताव लाया था, भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा में विधायक दल था उसके समर्थन में नहीं खड़ा हुआ और उसका उन्होंने मूक दर्शक होकर उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को पास किया और केंद्र सरकार को भेज दिया। आशा यह थी कि मोदी जी से भी मैं मिला, होम मिनिस्टर साहब से भी मैं मिला, मैंने कहा हिमाचल के पास आय के साधन बहुत कम है, आप हमारी मदद कीजिए। आज तक 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने नहीं की जो हमें मिलनी चाहिए थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो हमारा अधिकार था, जो बजट में एलोकेशन था, एनडीआरएफ के तहत वो पैसा आया। अभी हमने 95-97 करोड़ रुपए का क्लेम भरा है, उस क्लेम के भी अभी हमें 4,500 करोड़ रुपए मिलना है, वो भी नहीं मिला। यही नहीं, आप संसद चुनकर भेजते हैं, 4 संसद चुनकर गए, 3 बीजेपी के सांसद हैं वहां, 3 बीजेपी के सांसदों से ये पता करवाइए कि कहीं होम मिनिस्टर के पास खड़ा होकर और प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर प्रदेश की आपदा के लिए आपने कोई लेटर लिख कर दिया? आज तक ये लेटर उन्होंने लिख कर नहीं दिया। एक भी फोटो दिखा दीजिए। तो किस लिए आप चुनकर जाते हैं? संसद में आप आवाज नहीं उठा सकते। सत्ता का केंद्र ये नहीं है कि मैं सत्ता में आ गया। सत्ता का मतलब है कि आप लोगों की सेवा कीजिए। कहां आपने लोगों के लिए आवाज उठाई? तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा स्वरूप है। लेकिन हमने अपने लोगों को, जो हिमाचल में 16,000 परिवार बेघर हो गए, कितने पशु मर गए, कितनी जमीन तबाह हो गई, हमने फैसला किया कि हम अपने जो बजट है उसमें कुछ कट लगाएंगे और हमने 4500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। मैंने आम लोगों के लिए, जो 16,000 घर बेघर हुए हैं, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, मैंने उनके लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया। कहा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मैं जानता हूं, एक आम परिवार बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाता है, उसका घर सपनों का होता है, बड़े प्यार से उसने बनाया होता है। इस आपदा ने उसके घर को तबाह कर दिया या आंशिक रूप से उसको क्षतिग्रस्त हुआ। वो 5,000 रुपए में रिपेयर नहीं हो सकती और 1,30,000 रुपए में पूरा घर नहीं बन सकता। हमने फैसला किया। अधिकारियों ने मुझे कहा कि ये गलत बात है। मैंने कहा नहीं, घर बनाने के लिए हम 7 लाख रुपया देंगे, जिसका कच्चा घर भी टूट गया है, उसके लिए उन्होंने कहा कि कच्चे घरों के लिए तो हमें कच्चे घर के पैसे देने चाहिए। मैंने कहा कि उस गरीब आदमी को क्या आप जीवन भर कच्चे घर में ही रखना चाहते हैं? उसको भी, कच्चे घर वाले को भी पक्के घर के बराबर पैसा दिया और उसे भी 7 लाख रुपए की राशि दी। 16,000 परिवार है। 16,000 परिवारों में से तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिर बात आई कि भारत सरकार तो 1,30,000 देती है। हमने उस कानून को ही बदल दिया। हमने कहा हम भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल में नहीं जाएंगे। हमने कैबिनेट बनाई, कानून बदल दिया। कहा जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है उसको तो हम सिर्फ 4,000 रुपया देते हैं। हमने कहा नहीं, 4,000 नहीं, 1,00,000 रुपया देंगे। कहते जो फसल नष्ट हो गई है उसके लिए 3,100-1,500 रुपया करनाल देते हैं। हमने उस कानून को भी बदल दिया और कहा कि 5,000 रुपया पर करनाल के हिसाब से जब फसल नष्ट हुई वो पैसा हम देंगे। तो ये सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। मुझे पता है, हम रात को जागकर अधिकारियों से बैठक करके, मिनिस्टरों से बैठक करके दिन रात इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले आए दिन बयानबाजी दे रहे। पिछले 5 साल तो लोगों को ठगा, अब विपक्ष में रह के भी ठग ही रहे हैं।
हमने ओपीएस दिया, हमारी लोन की लिमिट को उन्होंने 1780 रुपए काट दिया। जब हमें लोन ही सिर्फ इस साल 23-24 में हमें लोन ही सिर्फ 6600 करोड़ रुपया मिलना है। भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के नेता जयराम जी बोल रहे 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। अनुराग ठाकुर जी भी आगे बोल रहे 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। आप तो 20 साल से एमपी है, कुछ तो सोचकर बोलिए। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। हमारी लिमिट 6600 करोड़ रुपया रखी है इन्होंने। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार थी उनको तो दिया, हमको नहीं दिया। अभी तक हमने सिर्फ 4100 करोड़ रुपया लोन लिया है। हम जानते हैं कि हमने प्रदेश को कैसे चलाना है और 6600 करोड़ हमारी लिमिट है। आप आंकड़े दीजिए, कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल में। आप लोगों को ठगा है और अब दोबारा ठग रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो झूठ की राजनीति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम वो लोग हैं जो आम जनता से, गरीब परिवार के लोगों के साथ सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। अब चुनावों का जैसे जैसे वक्त आएगा ये लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग सत्ता में कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, आज वहां बहुत गिरावट आई है। आप स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, आज वहां बहुत गिरावट आई है। ये हमारे 11 महीने के कार्यकाल में नहीं आई है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। आज 5वीं का बच्चा दूसरी की क्लास की किताब को पढ़ने में भी असमर्थ हो रहा है। क्या कारण है? हमने कहा कि अगले एकेडमिक सेशन से जो शुरू होने जा रहा है, सभी टीचरों के सहयोग से हम एक व्यापक शिक्षा सुधार प्रणाली में लाना चाहते हैं। पहली कक्षा से ही बच्चे में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे में ये हीन भावना ना आए कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मैथ में वीक हूँ, साइंस में वीक हूँ। हम पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही नहीं, ड्रेस कौन सी होनी चाहिए वो स्कूल का प्रिंसिपल तय करेगा कि उसने कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन से स्कूल के उनके पेरेंट्स तय करेंगे, ताकि उनके मन में हीन भावना ना आए। अब एक ही कैंपस है आपका, एक में प्राइमरी में अलग खिचड़ी बनती है और सेकेंडरी में अलग खिचड़ी बनती है। एक ही कैंपस में दो व्यक्ति खिचड़ी बनाते हैं। हमने बोला इस सब चीजों को परिवर्तन करने की जरूरत है। खिचड़ी की जगह पढ़ाई में अच्छा रहे और वे खाने के लिए पौष्टिक आहार दे, इस दिशा से भी हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहते हमने दिया, कहाँ दिया आप लोगों ने? मेरे द्वारा लाया गया था, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। और आज इस मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का सबसे बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो एम्स और पीजीआई में मिलता है वो इस मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। धरातल पर आने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे अनाथ बच्चों की योजना धरातल आने में 8 महीने लगे, आप हमें कुछ समय दीजिए, 3 साल 4 साल का समय दीजिए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक जो समृद्धि है वो उस दिशा में हमारी सरकार ने बढ़ना शुरू कर दिया है। हमारे सारे प्रोजेक्ट, बिजली के सारे प्रोजेक्ट बेच दिए। कहा इन्वेस्टमेंट मीट आएगी, इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर 36 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और क्या हुआ? धौलासी, लूरी, सुन्नी, जिसमें से फ्री रॉयल्टी हमको 12% मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलेगी। 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। मैंने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री से बात की, मैंने कहा ये तीनों प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है, हमें 12% फ्री मिले, 30% मिले और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिले। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो हमें फ्री रॉयल्टी मिलती है उससे हमें पैसा मिलेगा और वो पैसे पर आप लोगों का अधिकार है। ये लड़ाई हमें अभी लड़नी है। इसके बाद जनमंच लगते थे इनके, हमने बोला कोई जनमंच लगाने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को डांटते हैं, बेइज्जत करते हैं और उन्हीं से हमने काम लेना है। हमने कहा राजस्व अदालत लगेगी, इंतकाल अदालत लगी,
42,000 इंतकाल के मामले लटके हुए थे। हमने फैसला किया कि इनको कम कीजिए। 30-31 अक्टूबर को तकरीबन 2,500 मामलों की म्यूटेशन होगी और 76% म्यूटेशन हमने अधिकारियों से कहा कि आपको करनी है। इस 1 और 2 तारीख को दोबारा से हमने राजस्व लोक अदालत लगाने की बात कही है और ये कहा गया है कि उसमें पार्टीशन के केसेस भी सेटल करने हैं और सबको पार्टीशन जिसमें दादे के समय केस चला होता है और पोते के समय तक पार्टीशन ही नहीं होता, उन सब केसों को सॉल्व करने के लिए हमने समय दिया कि 20 जनवरी तक आप हमें ये बताइए कि कितने अपने पार्टीशन के केस करे हैं, कितने म्यूटेशन के केस करे हैं। उसके बाद डिमार्केशन होगी, डिवीजन होगा, ये लोगों के घर तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। नहीं तो बेचारा कोई बुजुर्ग गांव का किसान आके पटवार सर्कल में बैठा रहता है, पूरा दिन बैठा रहता है, कहा कि तहसीलदार साहब नहीं आएंगे, अगले दिन आएंगे, और बेचारा वो शाम को घर जाता, फिर अगले दिन दूसरा दिन फिर उसका टूटता है। तो हम जनता की आवाज को समझते हैं, जनता के दर्द को जानते हैं, इसलिए इस प्रकार की राजस्व अदालतें हम लगाने जा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा, ठीक है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम भविष्य की पीढ़ी, भविष्य की युवा जो है, उसके लिए हम आने वाले 5 और 10 सालों में एक समृद्ध हिमाचल की प्रदेश की योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय सब रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में थे 2020 में, 817 पोस्ट कार्ड की बात कर लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट में चले गए JOIT के केस, 5 साल तक सेटल नहीं कर पाए। हमने सेटल किया, जल्दी ही जो पोस्ट कार्ड JOIT के थे उनको जल्दी ही रोजगार हमारी सरकार देने जा रही है, क्योंकि 4 साल बाद उन बेचारे युवा साथियों को रोजगार देने जा रहे हैं। और यही नहीं, जल्दी ही यहाँ राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। यहाँ से फिर से दोबारा से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। हमने काफी 15,000 के करीब सरकारी रोजगारों की स्वीकृति दी है, जिसमें 6,000 TGT नॉन मेडिकल, मेडिकल बैच वाइज सब भर्तियां भी शुरू होने जा रही है। 261 वन मित्र की नियुक्ति होने जा रही है। पैरा फिटर और पैरा प्लम्बर की नियुक्तियां होने जा रही है। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इंद्रदत्त लखनपाल जी और सुरेश जी ने जो कहा है कि हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस नहीं है। चीफ इंजीनियर का ऑफिस मंडी में है, कांगड़ा में है या शिमला में है। हमीरपुर भी एक पार्लियामेंट है। मैं यहाँ चीफ इंजीनियर का ऑफिस भी खोलने की घोषणा करता हूँ, जो आने वाले समय में यहाँ खोला जाएगा। इसके बाद यहाँ इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट का राज्य स्तर का पिलट कोड खोला, सोलर एनर्जी का यहाँ पिलट कोड खोला, और जो अभी मैं तारे देख रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने मीटिंग की थी, मैं हमीरपुर की ये जो नगर परिषद में जितनी भी तारे हैं जो मुझे नजर आ रही है, इनके लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ, ताकि अंडरग्राउंड ये सारी तारे हों, ताकि ये अंडरग्राउंड सारी तारे हों, और 1 साल के भीतर ये सारी तारे अंडरग्राउंड हो जाएगी। मेरी यहाँ के पुष्पिंदर वर्मा जी और आशीष से जो बात हुई थी, इन्होंने मेरे को अपना पत्र भी दिया था। इसी के साथ मैं 2 करोड़ रुपया भी हमने, जो बस स्टैंड आपका कितने सालों से लटका हुआ है, काफी सालों से लटका है, और इसकी हमने डिजाइन बना दिया है, और उसके लिए पहली 2 करोड़ की किस्त, इसमें 40 करोड़ के करीब खर्चा आएगा। 2 करोड़ की पहली किस्त, ताकि ड्राफ्ट वो बन जाए, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितने की भी होगी, वो सारा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। डेयरी में हॉर्टिकल्चर का हमारा काफी पुराना है, उनके हॉस्टल्स के लिए भी मेरे को युवा साथी मिले थे, उसको भी मैं 3 करोड़ रुपए देने की यहाँ घोषणा करता हूँ। क्योंकि हमीरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के समय पिछले 5 साल यहाँ कोई मंत्री नहीं रहा, यहाँ से कोई मंत्री नहीं बना, लेकिन अगली बार जब आपने हमें चुनाव जिता कर दिया, तो हमीरपुर की जनता ने 4 कांग्रेस के सदस्य और 1 आजाद विधायक के रूप में हमें यहाँ से भेजा, और इसके कारण आज मैं हमीरपुर की जनता के कारण मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, क्योंकि आपने
हमारी सारी सीटों पर जिताकर भेजा है। तो इसके साथ जो आपदा प्रभावित परिवार है, मैं और बताना चाहता हूं कि 7 लाख के अलावा आपको मुफ्त पानी का कनेक्शन मिलेगा, मुफ्त बिजली का कनेक्शन मिलेगा और 280 रुपये प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट की बोरी एसडीएम के माध्यम से सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको मिलेगी। तो ये पैकेज कोई 7 लाख का नहीं है, ये तकरीबन 10 लाख रुपए तक पड़ता है। यहाँ कम है परिवार लेकिन फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमने 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया है, जिसका प्रथम चरण ई टैक्सी के रूप में, आजकल ई टैक्सी के रूप में जो वेबसाइट द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, 500 ई टैक्सी के परमिट दिए जाएंगे। किसानों के लिए भी आने वाले समय में हम एक ऐसी योजना लेके आ रहे हैं, ये तो किसान की आय शब्दों में दुगनी करते आए हैं, लेकिन हम वास्तविकता में दुगनी करने के लिए एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसका व्याख्यान इस बार के बजट में आपको देखने मिलेगा, ताकि एक किसान के परिवार में जिसने पशु भी पाला हो और नेचुरल खेती भी कर रहा हो, उसको तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए की इनकम हो। इस दृष्टि से हमारी सरकार किसान के लिए कार्य कर रही है, जिसका आने वाले बजट में आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, किसान के अलावा जो विधवाएं महिलाएं हैं, 20 हजार के करीब विधवा महिलाएं हैं। हमारी सरकार आने वाले समय में, क्योंकि कुछ योजनाओं को अभी काम चल रहा है, उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा, उनके बच्चों को जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अनाथ विधवाओं के बच्चों को भी हम पढ़ाई में किस प्रकार की सुविधा देनी है उस पर काम कर रहे हैं। विधवा महिला को क्या मिलना चाहिए उस पर काम कर रहे हैं। विधवा महिला में एकल नारी, छोड़ी हुई बहू है, इन सब महिलाओं के लिए 20 हजार महिलाओं के लिए हमारी सरकार बजट के समय एक योजना लेके आ रही है, जो उनको सम्मान से, गौरव से ये कहेंगे कि ये सरकार ने हमारी आवाज को सुना है। इस दृष्टि से हमारी सरकार ये कार्य करने जा रही है। और अभी पुलिस की जो भर्ती होने जा रही है एक आधे महीने में, उसमें हम महिलाओं को, पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 30% स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में आरक्षण देने जा रहे हैं। पहली बार महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलेगा। स्पेशल कमांडो फोर्स की हम भर्ती करने जा रहे हैं और भी भर्तियां हम करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको अखबारों के माध्यम से पता चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 16,000 जो परिवार बेघर हुए हैं, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार आपके दर्द और पीड़ा को जानती है। हम सब लोगों ने आम परिवारों से उठकर आपके दर्द को समझा है। इसके अलावा और भी जो योजनाएं हैं वो आम आदमी से जुड़ी होगी, गरीब आदमी से जुड़ी होगी, किसान से जुड़ी होगी, युवाओं से जुड़ी होगी। युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना लेकर भी हमारी सरकार आने वाली है। आप देखेंगे इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। यही हमारी सरकार की परिकल्पना है, यही हमारी सरकार की सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं जो मंच पर बैठे हैं हमारे विधायक महोदय और जो सभी लोग काफी दूर से आए और 3-4 घंटे से आप हमारी बात सुन रहे हैं, आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों का, खासकर उन बच्चों का, उन कर्मचारियों का, उन सहयोगियों का जिन्होंने आपदा प्रभावित सहायता राशि कोष में खुलकर दान किया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक से दान किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो इतनी भी शर्म नहीं आई, संसद सदस्यों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो गृह मंत्री के पास जाकर एक अपील ही कर देते कि हिमाचल सरकार को आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कुछ पैसा दो। तो ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं प्यारे बच्चों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे ओक ओवर में आकर, चाहे वो छोटी सी गुल्लक है, लेकिन उनकी भावना बड़ी थी, जिससे हमें हौसला मिलता है। इस हौसले के लिए उनका हौसला देने के लिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार, हमीरपुर का प्यार, आशीर्वाद, हिमाचल की जनता का प्यार हम पर बना रहे, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।